बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने ज़र की मुख्तलिफ़ इक़साम पढ़ी और आज के लेक्चर में उन्हीं में से एक किस्म है एतबारी ज़र, यानी जो एतबार और भरोसे की बुनियाद पे गर्दिश करता है। उस ज़र की इक़साम या आगे से आलात, एतबारी ज़र के आलात हमने पढ़ने हैं। एतबारी ज़र के आलात भी दो किस्म के हैं। एक रिवायती आलात हैं, यानी जो पहले इस्तेमाल हुआ करते थे और अब भी हो रहे हैं, और कुछ जो हैं वो जदीद आलात हैं जो कि मौजूदा दौर की पैदावार हैं। आज हम एतबारी ज़र के रिवायती आलात के बारे में पढ़ेंगे। आलात क्या हैं? यानी जो एतबारी ज़र के तौर पे चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। सबसे पहला एतबारी ज़र का जो रिवायती आला है वो किताबी हिसाब है या बुक अकाउंट। सबसे सिंपल टाइप है ये एतबारी ज़र की। और अगर आप मिसाल के तौर पे देखें कि गली मोहल्लों में भी कोई जो दुकानें होती हैं, वहाँ पे जो दुकानदार ख़रीदो फ़रोख्त कर रहे होते हैं, उसमें कुछ अफराद उनसे नकद चीज़ें ख़रीदते हैं और कुछ उनसे उधार में ख़रीदते हैं। अब होता क्या है कि जो ज़रूरी अशिया दुकानदार मोहल्ले के लोगों को उधार पर देते हैं, वो आम तौर पे महीने के ख़त्म होने पर उसका हिसाब किताब करते हैं। अब ये हिसाब किताब ज़बानी तो रखा नहीं जा सकता, इसके लिए कोई ना कोई एक किताब बनानी पड़ती है, हिसाबी किताब बनानी पड़ती है, एक कॉपी बनानी पड़ती है, जिसे किताबी हिसाब या बुक अकाउंट का नाम दिया जाता है। तो आप देखें, जो भी एक रजिस्टर अगर किसी दुकानदार ने अपने पास रखा है जिसमें उसने अपने उधार के तमाम हिसाब किताब लिखे हुए हैं, जिन्हें वो वक्त आने पर क्लियर कर देता है, वो किताबी हिसाब या बुक अकाउंट कहलाता है। और ये एतबारी ज़र का एक रिवायती आला है जो कि सबसे सादा शक्ल में है। दूसरा रिवायती आला प्रोमिसरी नोट या प्रो नोट है। ये एतबारी ज़र की वो सूरत है जिसमें मकरूज़ यानी उधार लेने वाला उधार देने वाले को एक तहरीर लिख कर देता है, जिसमें उसने जितनी मालियत की अशिया वसूल की हैं और किस मुकर्ररा अरसे के बाद उसने अदायगी करनी है वो लिख देता है। उसके ऊपर एक रसीदी टिकट लगा दिया जाता है और ये फिर एक सबूत के तौर पे कर्ज देने वाले के पास तहरीर रहती है। अगर कर्ज लेने वाला यानी मकरूज वक्त पर रकम वापस देने में कामयाब नहीं होता या उसको रकम देने से इनकार कर देता है, तो उस सूरत में इससे इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है, इसकी एक नमूने की तहरीर अगर आप अपनी बुक में देखें तो लिखी हुई है, जिसमें ऊपर एड्रेस और डेट लिखी होती है। उसके बाद ये तहरीर होती है कि मैं वादा करता हूँ कि आज से मिसाल के तौर पे 3 माह बाद जाहिद बशीर को या जिसे वो चाहे एक मबलिग 1000 रुपये जिनकी मालियत की अशिया वसूल कर ली गई हैं अदा कर दूंगा। ठीक है, नीचे जो है वो उस बंदे के जो इसने चीज़ें खरीदी हैं उसके दस्तखत होते हैं और नीचे उसका एड्रेस होता है। तो इस तरह से ये तहरीर लिख दी जाती है और इस पे एक रसीदी टिकट लगा दिया जाता है और कर्ज देने वाले को ये हवाले कर दी जाती है। तीसरी किस्म एतबारी ज़र के रिवायती आलात की हुंडी है। इसको हम बिल ऑफ एक्सचेंज भी कहते हैं। आम तौर पर जो लोग एक दूसरे के साथ लेन देन कर रहे होते हैं कारोबार में, वो नकद अदायगी नहीं करते, बल्कि जो माल फरोख्त करने वाला फ़र्द है वो माल ख़रीदने वाले के नाम एक हुक्मनामा लिखता है, जिसमें उससे मुतालबा करता है कि वो एक ख़ास मुद्दत के अंदर या एक ख़ास मुद्दत के बाद उसकी जो रकम है, जो अशिया की मालियत की रकम है, वो हुंडी के हामिल को अदा कर देगा। ठीक है, इस पर माल वसूल करने वाले के दस्तखत होते हैं, यानी जिसने माल उधार में ख़रीदा है वो अपने दस्तखत उस पर कर देता है। फिर इस हुंडी को किसी भी बैंक के पास ले जाया जा सकता है और इस पे बट्टा लगवाया जा सकता है और इसके बदले बैंक से नकद रकम हासिल की जा सकती है।
अब मैं आपको एक चीज़ समझाती हूँ। मिसाल के तौर पे आप दुकान पे जाते हैं तो आपको एक रसीद या बिल ऑफ एक्सचेंज उसको कहा जाता है जो बना के दिया जाता है, जिसमें आप मतलब आपकी खरीदी की चीज़, उसकी रकम वगैरह लिखी होती है। या तो आप उसे देखते ही फौरी अदायगी कर देते हैं, या फिर अगर आप उसे मुद्दत मांगेंगे तो उसमें मुद्दत भी तहरीर करेगा और आपकी दस्तखत भी ले लेगा। इसको हम कहेंगे जी ये बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी है। अब होता ये है कि जिस फर्द ने कर्ज दिया है, उधार पे चीजें दी हैं, फरोख्त की हैं, ठीक है, फरोख्तकार को अगर मुकर्ररा मुद्दत से पहले रकम चाहिए हो तो वो खरीदार से उसका मुतालबा नहीं कर सकता। उसकी बजाय वो क्या करता है कि बैंक के पास लेकर जाता है उस बिल ऑफ एक्सचेंज या हुंडी को। बैंक उस हुंडी को खरीद लेता है। खरीदता ऐसे है कि जितनी मालियत की वो हुंडी है उससे थोड़ी कम रकम अदा करता है। मिसाल के तौर पे 1,000 रुपए की हुंडी है तो वो उसका 10% अपने पास रख देगा, और यानी 100 रुपए अपने पास रख लेगा, 900 रुपए जो हैं वो बदले में बिल ऑफ एक्सचेंज के फरोख्तकार को दे देगा। अब बैंक उस हुंडी का मालिक है और जिस फर्द ने रकम वापस करनी है वो रकम बैंक को अदा करेगा। अब जो इजाफी रकम बैंक के पास आई है वो बैंक का मुनाफा होता है। बैंक का इस रकम को अपने पास रखना, इस हुंडी को बट्टा लगाना कहलाता है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। ठीक है। आगे से हुंडी की भी 4 इकसाम हैं। एक है दर्शनी हुंडी। दर्शनी हुंडी का मतलब क्या है? दर्शन का मतलब होता है देखना। तो दर्शनी हुंडी क्या होगी? ऐसी हुंडी के जिस वक्त इसको पेश किया जाएगा उसी वक्त उसकी अदायगी कर दी जाएगी, यानी देखते ही, बिल को देखते ही उसकी अदायगी कर दी जाएगी। जैसे अगर एक शख्स किसी जगह का, मुल्तान का एक शख्स लाहौर के किसी दुकानदार से माल खरीदे तो जिस वक्त भी उसे वो बिल मिलेगा वो फौरी तौर पे उसकी अदायगी कर देगा। ठीक है। जैसे मुख्तलिफ आप देखें कि पार्सल के ज़रिए भी लोग मंगवाते हैं चीज़ें और फिर उसके बाद वो वहाँ पे उसको पेमेंट कर देते हैं, टीसीएस वाले को, जैसे अगर आप देखते हैं कि पेमेंट कर देते हैं, तो ये भी एक तरीका कार इसमें कहा जा सकता है मिसाल के तौर पे। अच्छा, फिर आती है जी मुद्दती हुंडी। मुद्दत कहते हैं एक अरसे को, यानी टाइम बिल इसको कहा जाएगा। ऐसी हुंडी जिसकी अदायगी के लिए मुय्यना मुद्दत मुकर्रर कर दी जाती है जो कम से कम 3 माह होती है, ज़्यादा इसमें 6 और 9 माह भी हो सकती है। जितनी मुद्दत की ये हुंडी होती है, इस मुद्दत के मुकम्मल हो जाने पर ये हुंडी पेश कर दी जाती है और ख़रीदार जो अशिया का ख़रीदार है वो अदायगी कर देता है। या जिसके पास और जो शख्स जो फ़रोख्तकार है अगर वक्त से पहले उसे रकम की ज़रूरत पड़ती है तो वो ख़रीदार से मुतालबा नहीं कर सकता। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है, वो क्या करेगा? बैंक के पास जाके हुंडी को बट्टा लगवाएगा, यानी तजारती बैंक से अपनी बिल ऑफ एक्सचेंज को डिस्काउंट करवाएगा, उससे रकम हासिल कर लेगा। लेकिन उसे पूरी रकम नहीं मिलती, कम मिलती है। इसका मतलब होता है डिस्काउंटिंग द बिल ऑफ एक्सचेंज। फिर आती है जी बदेशी या गैर मुल्की हुंडी। गैर मुल्की हुंडी का मतलब है कि एक मुल्क में रहने वाला कोई सेलर है, फरोख्तकार है, वो किसी दूसरे मुल्क के खरीदार को चीज़ भेजता है और उसके वो जो हुंडी लिखता है तो वो गैर मुल्की हुंडी कहलाती है। इस किस्म की हुंडी जो होती है ये भी 90 डेज या 3 मंथ्स की होती है। हुंडी लिखने वाले को ड्रार कहते हैं, यानी जो, और जिसके नाम हुंडी लिखी गई हो उसे ड्राई कहा जाता है। ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट इसकी टाइप क्या है? देशी या मुल्की हुंडी। जैसा कि नाम से जाहिर है, अगर एक ही मुल्क में रहने वाले अफराद एक दूसरे से खरीदो फरोख्त करते हैं और ज़र नकद की बजाय हुंडी का इस्तेमाल करते हैं तो इसे मुल्की या देशी हुंडी कहा जाता है। इसकी मुद्दत 3 माह से 9 माह तक हो सकती है। तो ये 4 इकसाम है हुंडी की: दर्शनी हुंडी, मुद्दती हुंडी, बदेशी या गैर मुल्की हुंडी, या देशी और मुल्की हुंडी। अब यहाँ पे भी आपको मैं बताती जाऊँ कि ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन भी तैयार होता है इसमें, और साथ साथ शॉर्ट क्वेश्चंस भी काफ़ी सारे तैयार हो रहे हैं। अगली टाइप जो एतबारी ज़र के रिवायती आलात की है वो है हामिल चेक, सॉरी चेक। चेक की भी आगे से बहुत सारी इकसाम है। ठीक है। चेक होता क्या है बेसिकली? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि चेक क्या होता है, उसके बाद हम उसकी इकसाम देखेंगे। ठीक है। चेक
एक हुक्मनामा है जो कि चेक जारी करने वाला यानी चेक लिखने वाला बैंक के नाम लिखता है, और चेक इसके बदले में इसकी जो जमाशुदा रकम होती है बैंक में, उसमें से दर्जशुदा रकम जो चेक पर लिखी होती है वो अदा कर देता है। यानी आप, अगर आपके पास चेक बुक है, उसमें बहुत सारे चेक होते हैं, आप उसमें से एक चेक निकालेंगे और उसके ऊपर अपनी मतलूबा रकम, तारीख और अपने सिग्नेचर कर देंगे। ठीक है, तो ये एक हुक्मनामा है जो आप बैंक के नाम लिख रहे हैं, और बैंक इस हुक्मनामे के तहत आपकी जो बैंक में जमाशुदा रकम है उसमें से उतनी रकम आपके हवाले या जिस शख्स को आप भेजेंगे उसके हवाले कर देगा जितनी चेक के ऊपर लिखी होगी। अब होता क्या है कि चेक की अदायगी के लिए दो बातें होना जरूरी हैं। पहली क्या है, अगर आप इतनी रकम का चेक लिख देते हैं जितनी आपके अकाउंट में मौजूद नहीं है तो फिर चेक कैश नहीं होगा। इसलिए बैंक में उतनी रकम मौजूद होना जरूरी है जितनी का आप चेक लिख रहे हैं, कम से कम उतनी रकम मौजूद होना जरूरी है। ठीक है, दूसरा क्या है कि जो आप चेक लिख रहे हैं वो पूरी तरह से सही तौर लिखा गया हो, और आप पे जो दस्तखत हैं वो वेरीफाई हो सके, बैंक के पास जो दस्तखत आपके मौजूद हैं उनके बिल्कुल जैसे होने चाहिए। अगर ऐसा ना हो तो फिर चेक कैश नहीं होता, यानी चेक की अदायगी नहीं होती। चार किस्म के चेक होते हैं। पहला है हामिल चेक या बियरर चेक। अच्छा, इसमें क्या होता है कि आमतौर पे यही वाली किस्म चेक की इस्तेमाल होती है। इस चेक पर हामिल या बियरर का लफ्ज दर्ज होता है, यानी जो शख्स भी ये बैंक में चेक लेकर जाएगा उसको ये रकम अदा कर दी जाएगी। इसके लिए शनाख्त की ज़रूरत नहीं होती। ये चेक इस तरह का होता है जैसे कि आपकी बुक में बना हुआ है, आप वहां से देख सकते हैं। इस पे जो नाम लिखा होता है, ठीक है, और अमाउंट लिखी होती है और सिग्नेचर हुए हुए होते हैं। ठीक है, तो वो जिसके पास आप जाएं, जो भी लेके जाएगा उसी को दे दिया जाएगा। यानी इस पे उस आदमी का नाम लिखा होता है जिसके लिए अदायगी करनी होती है। फिर दूसरा है हुक्मी चेक यानी ऑर्डर चेक। ऐसा चेक जो है उसे शनाख्ती चेक भी कहा जाता है। ऐसे चेक की अदायगी सिर्फ उस शख्स को की जाती है जिसके नाम चेक लिखा गया है। इसका तरीका क्या है कि इसमें चेक में जो बियरर को काट कर जो लफ्ज लिखा होता है चेक के ऊपर बियरर, उसको काट कर ऑर्डर लिख दिया जाता है। ठीक है, तो जिस शख्स के नाम पे वो चेक लिखा गया है वहां पे पहली लाइन में ही अगर आप देखें ना, कोई चेक लेके या बुक में देखें, बियरर का लफ्ज जो है उसको काट के ऑर्डर लिख दिया जाए, तो फिर क्या होता है, जिस शख्स के नाम वो चेक लिखा गया है पहले वो अपनी शनाख्त कराता है कि वाकई वो वही फर्द है। आमतौर पर ये शनाख्ती कार्ड के जरिए की जाती है, और फिर जब शनाख्त हो जाती है तो मतलूबा रकम उस शख्स के हवाले कर दी जाती है। फिर आता है जी निशान ज़दा चेक। ये ऐसा चेक है जिसमें नकद अदायगी नहीं की जाती, बल्कि जिस शख्स को अदायगी की जानी होती है इसके ऊपर ऑर्डर भी लिखा होता है, बियरर कार्ड के फर्द का नाम भी लिखा होता है, और बाएं जानिब कॉर्नर पे दो लकीरें बनी होती हैं जिसके दरमियान लिखा होता है पेज अकाउंट ओनली। इसका मतलब यह है कि जिसका नाम इस चेक पे लिखा गया है उसको रकम अदा नहीं करनी बल्कि उसके अकाउंट में ट्रांसफर करनी है। ठीक है, तो इसे निशानददा चेक या क्रॉस चेक कहा जाता है। इसकी आप नकद अदायगी नहीं ले सकते। फिर एक आता है जी सफरी चेक। सफरी चेक को कहते हैं ट्रैवलर चेक। जो अफराद रकम साथ नहीं ले जाना चाहते ट्रैवल करते हुए, सफ़र करते हुए, तो बैंक क्या करता है, सफरी चेक जारी कर देता है। जो शख्स सफ़र पर जा रहा होता है वो अपने शहर के किसी भी बैंक में मतलूबा रकम जमा करा देता है और बैंक उसे उतनी रकम का चेक बनाकर दे देता है, और वो चेक हर जगह पे काबिल कबूल होता है। ठीक है, जैसे कि एक वक्त में शुरू हुआ था हबीब बैंक का ट्रैवलर चेक था मुहाफिज। ठीक है, तो वो चीज़ जो है वो यही थी कि आप जो है रकम नहीं लेके जाना चाहते कैश में तो आप बैंक में रकम जमा करवाएं और साथ में वो बैंक आपको चेक बना देगा जो कि हर जगह पे काबिल कबूल होगा। ये चार किस्में हैं चेक की जो हमने पढ़ी। अब बारी जर के जो बाकी रिवायती आलात हैं उसमें एक है जी बैंक ड्राफ्ट। बैंक ड्राफ्ट क्या है? अब लोगों ने अगर अपनी रकम एक जगह से दूसरी जगह हिफाजत से पहुंचानी हो तो उसके लिए वो बैंक ड्राफ्ट का इस्तेमाल करते हैं। ड्राफ्ट हासिल करने वाला पहले एक बैंक में रकम जमा करवाता है, इसके बदले वो बैंक अपनी शाख या किसी दूसरे बैंक के नाम ड्राफ्ट हासिल करने वाले को मतलूबा रकम का हुक्मनामा देता है। ये ड्राफ्ट बजरिया डाक भी शख्स को भेजा जा सकता है और दस्ती भी ले जाया जा सकता है।
जो बैंक में ले जाकर दर्जशुदा रकम वसूल कर देता है। यानी आपने अगर किसी इदारे या किसी फ़र्द के नाम ड्राफ्ट बनवाना है तो आप बैंक में जाके ये रकम जमा करवाएंगे। वो बैंक जो है वो ड्राफ्ट बना देगा उस फ़र्द के नाम का, जो कि जिसे आप देना चाहते हैं इदारे के नाम का, और फिर आप वो ड्राफ्ट जो है वो उस फ़र्द तक पहुंचा देंगे, और वो फ़र्द मतलूबा बैंक में जाकर अपनी जो ड्राफ्ट है उससे कैश ले लेगा। अच्छा, लास्ट वन है किफ़ालतें या बॉन्ड्स, सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स। हुकूमत ने जो कर्जा लेना होता है वो बैंकों से भी लेती है, इसके साथ साथ वो अवाम यानी लोगों से भी कर्ज लेती है। लोगों से कर्ज लेने का मतलब क्या है, आपसे ऐसे तो नहीं हुकूमत आके पैसे मांगेगी, ठीक है। उसमें ये तरीका है कि हुकूमत बॉन्ड्स जारी करती है, सिक्योरिटीज जारी करती है। ये एक तहरीरी वादा होता है, ठीक है, जिसके ऊपर सूद की शरह भी दर्ज होती है, रकम लेने वाले का नाम भी दर्ज, देने वाले का नाम भी दर्ज होता है, तारीख अदायगी भी दर्ज होती है, और आप किसी भी वक्त स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में जाकर इसे फरोख्त कर सकते हैं और इसकी रकम बदले में ले सकते हैं। ये तो सिक्योरिटीज हैं। और जो बॉन्ड्स हैं उनके ऊपर रकम देने वाले का नाम नहीं होता, ठीक है, वो आप किसी भी वक्त खरीदो फरोख्त कर सकते हैं, वो किसी भी जिसके हाथ में वो समझ लें उसी के ही हैं। तो ये सारी इकसाम है एतबारी ज़र के रिवायती आलात की जो आज हमने पढ़ी हैं। कल हम जो हैं वो एतबारी ज़र के जदीद आलात पढ़ेंगे, और ये हमारा टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।